नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। रंगों के त्योहार होली के जश्न में कोरोना वायरस एक बार फिर से खलल डालने जा रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे केस के बीच में अब राज्य सरकार को होली के जश्न में कुछ नियम और शर्तें जोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। देश में कोरोना की नई लहर ना तो थम रही है और ना ही कहर में कोई कमी दिख रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,262 नए केस आए हैं, जबकि 275 लोगों की जान चली गई है। अब इसमें चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात हो, पंजाब, यूपी, बिहार, हर जगह कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। हरियाणा में भी आंकड़ा एक बार फिर से 1000 के पार पहुंचा है, लिहाजा सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगाई गई है। बाकायदा गृह मंत्री अनिल विज ने इसके लिए आदेश भी जारी किए हैं, जिसमें देश और प्रदेश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है, ये आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। इस बड़ी बहस में हम खास मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक तरफ जहां देश में 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा केस मिले हैं, तो फिर वहीं हरियाणा में भी एक दिन में करीब 900 बीमारों की पुष्टि हुई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हरियाणा का कोरोना अपडेट आखिर क्या है। तो हरियाणा में एक बार फिर से तेजी के साथ कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में हरियाणा में 895 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में हरियाणा में 3 मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीज 6,000 के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 2,81,000 से ज्यादा केस भी मिल चुके हैं और अब तक हरियाणा में 3,104 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में करीबन 61 लाख के करीब टेस्टिंग हुई है और प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। हरियाणा का रिकवरी रेट 97% के करीब है और अब तक 2,81,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हरियाणा में मिल चुके हैं। तो ये आज का हरियाणा का कोरोना अपडेट है। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में अब हर रोज 800 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और एक बार फिर से दिल्ली से सटा गुड़गांव जिला कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। इसमें पिछले 24 घंटे में किस जिले में कितने केस मिले हैं, आइए उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। तो गुड़गांव में सबसे ज्यादा 188 नए बीमार मिले हैं। यह कोरोना का आंकड़ा आप हर जिले का समझ लें। करनाल में 139 और अंबाला में 118 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में हरियाणा में 3 मरीजों की मौत हुई है। कुरुक्षेत्र में 78 और कैथल में 50 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ऐसे ही फरीदाबाद में 41 और पानीपत में 24 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सिरसा में 16 और रोहतक में 15 नए बीमार मिले हैं। ऐसे ही हिसार में 9, रेवाड़ी में 4 और भिवानी में 4 मरीज मिले हैं। जींद और फतेहाबाद में 6 और झज्जर में 2 मामले मिले हैं। हालांकि महेंद्रगढ़ और पलवल में कोई नया केस अभी तक नहीं आया है। इसी तरह नूह, पलवल और चरखी दादरी में भी कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ये आंकड़े 23 तारीख के हैं, क्योंकि आज के आंकड़े ये कल जारी होंगे, इसलिए 23 तारीख तक आप देखें हरियाणा की स्थिति क्या है। तो एक तरफ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो फिर दूसरी तरफ कोरोना का केस भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जिलों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पर तेजी से आंकड़े बढ़ने लगे हैं, जो कि एक चिंता की बात है। आइए अब आपको बताते चलते हैं कि किस जिले में कितने एक्टिव केस इस समय मौजूद हैं। इसमें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 1,087 एक्टिव केस हैं। इसी तरह से करनाल में 956 और पंचकुला में 762 एक्टिव मामले हैं। कुरुक्षेत्र में 742 और अंबाला में 688 एक्टिव मरीजों की संख्या है। यमुनानगर में 440, फरीदाबाद में 287 एक्टिव केस हैं। पानीपत में 198, कैथल में 183 एक्टिव केस हैं। सोनीपत में 170, जींद में 161 और फतेहाबाद में 141 केस हैं। सिरसा में 98, हिसार में 74 और रोहतक में 73 है। झज्जर में 23 हैं, रेवाड़ी में 20, भिवानी में 13, चरखी दादरी में 10 और पलवल में 3 एक्टिव मामले हैं। और सबसे कम नूह जिले में एक्टिव केस की संख्या 2 है। तो ये एक्टिव केसेस की संख्या अपडेट के साथ आप देख रहे हैं। तो कोरोना का आंकड़ा आपने देखा, इसके अलावा जिले के अंदर क्या तादाद है कोरोना की, यह भी आपने देखा और साथ ही साथ जो एक्टिव केस हैं वो भी आपने देख लिए। और अब सवाल यही है कि आखिर ये कोरोना के बढ़ते आंकड़े कहां जाकर थमेंगे और आखिर इसको कैसे रोका जाएगा, ये एक बड़ा सवाल आज भी बरकरार है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। राजकुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, RWA के प्रेसिडेंट हैं। राजकुमार यादव जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर रविकांत भूषण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ भी हैं।
डॉक्टर रविकांत भूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, आपसे शुरुआत करता हूं, चूंकि होली का त्यौहार भी नजदीक है और आज नई हम कह सकते हैं कि जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं गृह मंत्री की तरफ से, लेकिन सवाल अभी भी वही है क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कैसे इसको रोकेंगे, रोकथाम के लिए क्या उपाय करने वाले हैं और क्या नई रणनीति है? प्रवीण अत्रे जी। देखिए आयुष, सरकार ने जिस तरह से पहले जब कोरोना की शुरुआत पूरे विश्व में हुई थी उस वक्त भी हरियाणा प्रदेश ने बाकायदा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट इस पैटर्न पे काम किया था और अब सरकार ने अपनी टेस्टिंग जो है उसको बढ़ा दिया है। सरकार ट्रैक कर रही है और ट्रीटमेंट के लिए बाकायदा जो सुविधाएं अब प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए वो सुविधाओं का इंतजाम हरियाणा प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने किया है। देखिए, सरकार की तरफ से बाकायदा जिला स्तर पे सभी अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया गया है कि वो अगर माइक्रो मैनेजमेंट जोन्स बनाने पड़े तो वो भी बनाए। RWA, पंचायतें, सार्वजनिक जीवन में जो लोग स्वयंसेवक हैं वो लोग और गैर सरकारी संगठन जो NGOs, उनका भी सहयोग ले लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि लोग जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें। आयुष, यहाँ पे हमें दो पक्षों को पैरेलल देखना पड़ेगा। पहला ये कि अवेयरनेस हो, बीमारी फैलने से पहले उसके प्रिकॉशंस जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि लोग कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग बनाएं, अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, इन चीजों का पालन करें। उसके बाद आ जाता है सेकंड स्टेप, अगर किसी को वायरस हो जाता है या कोरोना हो जाता है तो वहां पे भी हरियाणा सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा अपनी तरफ से पूरे इंतजामात कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं बाकायदा प्रॉपर मिले। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल 43 हरियाणा सरकार ने बना रखे हैं। बाकायदा डेडिकेटेड कोविड के लिए जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो 181 बना रखे हैं। कोविड केयर सेंटर्स जो है वो 370 बना रखे हैं। और कोविड के लिए जो बेड्स हैं, हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है अगर रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड कोविड बेड सबसे हाई है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लगभग 65,000 बेड की सुविधा उपलब्ध है। तो हरियाणा प्रदेश ने जिस तरह से वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के ऊपर पूरा जोर दिया हुआ है। आज हरियाणा प्रदेश जो है लगभग 2,48,312 वैक्सीनेशन पर डे, जितना वैक्सीनेशन प्रतिदिन पूरे देश में हो रहा है उसका 10% हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहा है। अब तो केंद्र सरकार ने भी बाकायदा, मोदी जी ने भी 45 और उससे ज्यादा की आयु के लिए वैक्सीनेशन जो है उसकी सुविधा बढ़ा दी, वो दायरा बढ़ा दिया, जिससे कि देश और प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगे और तेज गति से लगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे कवर हो। और इस महामारी से जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई जिस तरह से हमने पहले जीती थी, अब ये जो सेकंड वेव जिसका बार बार जिसको सेकंड वेव कहा जा रहा है, या जिस तरह से ये स्ट्रेन जो है म्यूटेट होके या नया स्ट्रेन आया है, कुछ मैं एक्सपर्ट्स की बात सुन रहा था, वो एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे थे कि जो अब इन्फेक्शन हो रहा है ये नया स्ट्रेन है और ये वही स्ट्रेन है जो यूके में आया था। हालांकि पंजाब में इसका प्रभाव ज्यादा है, लेकिन हरियाणा में भी कई जगह ये देखने को मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो नौजवान बच्चे हैं उसके ऊपर भी इस ट्रेन का असर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करूंगा कि सरकार ने जो कोविड के लिए गाइडलाइन जारी की हुई है, जो SOP जारी की है, वो बाकायदा स्ट्रिक्टली फॉलो करे, क्योंकि इस वायरस से लड़ने का एकमात्र ढंग वही है कि आप मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइज करें, अपने हाथ लगातार धोते रहे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी बैठे हैं, वो मेरे से बेहतर बता पाएंगे इन चीजों को। लेकिन मेरी जनता से अपील है कि सरकार की गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करें, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है इससे लड़ाई लड़ने का। बजरंग दास गर्ग जी, क्या वजह देखते हैं? क्या ये सिर्फ लापरवाही का नतीजा है, लापरवाही की वजह से ऐसा देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं, उस वजह से भी ये आंकड़ा अचानक से बढ़ा है? गर्ग साहब, कोई दो राय नहीं, कोरोना है देश के अंदर, और जितना कोरोना का भय बार बार सरकार दिखा रही है, हुआ दिखा रही है, इतनी बात नहीं है। आज पूरे देश के अंदर हिंदू हमारा देश है, जो दिवाली और होली दो ऐसे त्योहार हैं हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार देश के अंदर माने जाते हैं। ठीक है, कोरोना से बचाव होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है बचाव रखे, सरकार की भी
प्रयास होने चाहिए, सरकार प्रयास चलो कर भी रही है, मगर होली के ऊपर प्रतिबंध लगाना, होली का ऐसा त्योहार है जहां सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम लगातार 1 महीने से पहले शुरू हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति घरों के अंदर, मंदिरों के अंदर जागरण कीर्तन करते रहते हैं कि भगवान कृष्ण जी की, राधा कृष्ण जी की होली का जो त्योहार मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इन्होंने पूरे उस पे होली पर प्रतिबंध लगा दिया। मेरे साथी बोल रहे थे हमने बड़ा भारी व्यवस्था कर रखी है हॉस्पिटलों के अंदर। अरे हॉस्पिटलों में इतनी अच्छी व्यवस्था है तो मुख्यमंत्री जी ने अपना इलाज कोरोना का गुड़गांव में प्राइवेट हॉस्पिटल वेदांता में क्यों करवाया? सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाया? सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वहां कराते, पंचकुला में कराते। और हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने अपना इलाज 1 महीना 1.5 महीने प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया। क्यों? सरकारी हॉस्पिटलों में हकीकत में कोई व्यवस्था नहीं है, बेड तक सड़े हुए हैं, कमरे तक सड़े हुए हैं, यहाँ तक की सफाई व्यवस्था नहीं है, मेडिकल सुविधा जीरो के बराबर, बिल्कुल मेडिकल सुविधा नहीं है। हर एक आम जनता प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं। मैं बड़ी श्रम से कहना पड़ता है, एक गरीब आदमी जिसके कोरोना हो गया, उसने एक दिन का, एक बेड का, एक कमरे का 15,000 रुपए तो प्राइवेट कमरे का दिया। 6 इंजेक्शन लगे, 5600 रुपए प्रति हिसाब से इंजेक्शन के दिए, टेस्टिंग के नाम पे हजारों रुपए टेस्टिंग के नाम के दिए, दवाई के नाम के दिए, यानी के 14 दिन उसका इलाज करा तो प्राइवेट हॉस्पिटल के कम से कम 4-5 लाख रुपए देकर पेंडा छुड़ा कर आए हैं। मैं तो भाई मेरा कोरोना हो रहा है। चलिए ठीक है, मुझे पता है प्रवीण जी आपको इस बात का जवाब देना है, लेकिन कुछ और मेहमान है, मैं उनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। राजकुमार यादव जी, मैं आपके पास आ जाता हूं, आप RWA के प्रेसिडेंट हैं। मुझे ये बताएं कि होली को लेकर के एक नई गाइडलाइन हम ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री की तरफ से हरियाणा के अंदर जारी की गई हैं। क्या तैयारी है RWA के प्रेसिडेंट होने के नाते, आप इसको कैसे बताएंगे? और इसके अलावा ये जो बढ़ रहा है आंकड़ा, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि सीधे तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। राजकुमार यादव जी। बिल्कुल आयुष जी, इस टाइम जो डिसीजन लिया काफी अच्छा डिसीजन है और हमें इसके साथ चलना चाहिए। दूसरा क्या है कि देखिए, एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान त्योहारों का एक देश है, यहाँ पे त्योहार चलते रहते हैं, हर पूरा साल त्योहार चलते रहते हैं। हम बचेंगे सब त्योहार मनाएंगे। अगर आप ये सोचते रहे कि होली है इसको इसके लिए वो कर रहे हैं, तो ये सोचना ही हमारा गलत है। और इस टाइम देखिए मौसम के अंदर, डॉक्टर साहब आपके बीच में बैठे, हम लोग बीच में बैठे हुए हैं, कि इस टाइम जो है ना मौसम भी चल रहा है, मौसम चल तो हमारे बीमारियां वैसी काफी आती है, तो हमें बचना चाहिए। और ये हकीकत है कि अगर हम 1 साल पहले जाएं तो जिस टाइम ये स्टार्ट हुआ था कोविड हमारे इंडिया के अंदर, उस टाइम सोचते थे, हम देखते थे कि यार व्हाट्सएप ग्रुप पर चलता था कि भाई एक पेशेंट, वो कहाँ पेशेंट है। और अब आज पोजिशन देखिए कि हम इतने लापरवाह हो चुके हैं कि किसी को किसी के बारे में कोई पता ही नहीं है, मतलब कोई ध्यान दे ही नहीं रहा कि कोविड किस तरह से फैल रहा है। हम इसको बिल्कुल नॉर्मल एक उसमें ले रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये हमारे परिवार को कैसे बचाए, उसका सीधा सा हिसाब है। जबकि हमें जो है ना कोविड जो गवर्नमेंट की गाइडेंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा, हमें जो है भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचना पड़ेगा। ठीक है, हमारा इस टाइम जो पोजीशन चल रही है, मार्केट भरी हुई है लोगों से, तो सरकार को भी चाहिए कि जहाँ पे भीड़ वाले एरिया, जहाँ मार्केट है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बनाए, अपनी पुलिस को खड़ा करे ताकि बिना मास्क के लोग ना निकले। क्योंकि इस टाइम जो हमारी पोजीशन हो रही है, वहाँ जो भीड़ भाड़ वाले एरिया वहाँ ज्यादा खराब हो रही है। और जहाँ तक RWA की बात है, RWA जो है सरकार की गाइडेंस से पहले ही डिसीजन ले चुकी है कि इस बार जो है हम लोग जो होली है वो घरों में मनाएंगे। हम जो खेलने वाली जो होली है उसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे, और हमारे जो भी प्रोग्राम थे वो पहले ही पोस्टपोन कर चुके हैं, और अभी जो गाइडेंस है उसके साथ हम साथ हैं और हमें बचना चाहिए इन चीजों से। डॉक्टर रविकांत भूषण जी, आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, हालांकि हर स्तर पर प्रयास लगातार वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन अचानक से आंकड़ों का बढ़ना, वजह क्या है? क्या सिर्फ लापरवाही या कुछ और भी? हाँ, देखिए आयुष जी, हुआ तो सबसे जो एक इम्पोर्टेंट जो कॉज है वो यही है कि शुरू हो गई है, लोग उसको स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर रहे हैं। वो मास्क और सैनिटाइजर और डिस्टेंसिंग ये तो बिल्कुल मिनिमम स्तर पे हो गई है। इसकी वजह से जो नए स्ट्रेन आए हैं वो बड़े जल्दी अटैक कर रहे हैं। देखिए वायरस क्या होता है, वायरस, ये वाला वायरस बड़ी जल्दी अपना रूप बदल रहा है, म्यूटेट कर रहा है, और आप वो म्यूटेशन जो आएगा, वो म्यूटेशन के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। नेक्स्ट जो
आपको सपोज कोरोना हुआ है तो आपको एक स्ट्रेन से हुआ है, वो सेकंड स्ट्रेन अगर आ गया 3 या 4 महीने के बाद, वो आप उसके लिए बिल्कुल प्रोन हो। तो इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला इसमें जो है फार्मूला है, इसलिए हमें बहुत सचेत रहना है। और जैसे अभी होली आ रही है तो मास गैदरिंग को बिल्कुल अवॉइड करें, अपनी फैमिली के साथ होली खेलें, भीड़ में बिल्कुल ना जाएं और मार्केट्स में भी ज्यादा भीड़ ना लगाएं। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है कि आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करें, क्योंकि जादू ट्रैवल नहीं करता है, 2 गज के बाद ज्यादा इसकी विवेंसी नहीं होती है, फैलता नहीं है एयर में। तो डिस्टेंसिंग तो बहुत ज्यादा, क्योंकि होली है ना मास गैदरिंग का त्योहार है, इसमें लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा एक कहने चाहिए कि कोरोना बम बन सकता है आने वाले 2-3 वीक्स में आफ्टर होली। प्रवीण जी जवाब दें। देखिए आयुष, मैं जवाब दूंगा, और लेकिन मैं आपसे पहले निवेदन कर देता हूं, क्योंकि मैं अब जब बोलूंगा तो मेरे कांग्रेसी मित्र को तकलीफ होगी, वो डिस्टर्ब करेंगे, कृपया कंट्रोल कीजिएगा। देखिए इन्होंने क्या किया, मैं हालांकि इसको कोई राजनीति का विषय नहीं मानता, क्योंकि ये एक महामारी है, एक बीमारी है, इससे मैं कतई राजनीति करना नहीं चाहता। लेकिन कांग्रेसी मित्र जो है उन्होंने छूटते ही राजनीति की। पहले तो उन्होंने कहा था कि सरकार भय दिखा रही है कोरोना का। अगर सरकार दिखा रही है तो मेरा उनसे निवेदन है, कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री है, उनसे बोल दीजिए कि वो वहां पे जो उन्होंने बंदिशें लगाई हैं वो ना लगाएं। दूसरा, उन्होंने होली दिवाली का जिक्र करते हुए इसको विशेष तौर पे धर्म से जोड़ के धर्म विशेष की बात की। थोड़ा जानकारी बढ़ा देता हूं, केंद्र सरकार ने जो आने वाले त्योहार हैं, चाहे वो होली है, चाहे वो ईस्टर है, चाहे वो सबे रात है, चाहे वो ईद है, केवल ये कहा कि सार्वजनिक रूप से ना मनाएं। अपने घर में तो सभी मनाएंगे और सभी मनाते हैं, लेकिन केवल सरकार ने ये कहा कि इनको सार्वजनिक रूप से ना बनाएं। और इनको मैंने कहा, आयुष मैंने पहले निवेदन किया था, इनको तकलीफ होगी, इनको एक बार चुप करा दे, इनको चुप करा दे, मैं जानता था तकलीफ होगी। कम से कम कोरोना की डिबेट में तो सुन ले भाई, पॉलिटिकली डिबेट करेंगे तो आप लोग आराम से आरोप प्रत्यारोप करिएगा। अब आपने देखे इतने बड़े मसले उठाए, गर्ग साहब देखिए अब सुनना पड़ेगा। नहीं गर्ग साहब देखिए सुनना पड़ेगा, गर्ग साहब अब सुनना पड़ेगा। आपने जो बातें कही उसका जवाब तो आपको लेना पड़ेगा। गर्ग साहब जवाब लेना पड़ेगा, काउंटर रिएक्शन करने से नहीं होगा कि वो एक बात बोलें फिर आप बोलें फिर वो आप बोलें, ऐसे नहीं। आपने अपनी बात कह ली, अब उसका जवाब सुन ले, अब उसका जवाब सुन ले। गर्ग साहब जवाब सुन ले, जवाब सुन ले, गर्ग साहब जवाब सुन ले, गर्ग साहब जवाब सुने। देखिए अगर सवाल उठाते हैं तो फिर जवाब सुनने के लिए आप लोग थोड़ा सा सहनशीलता रखा करें। जवाब सुनिए, आपने सवाल उठाया तो उसका जवाब सुनिए। देखिए आयुष, ऐसा है, महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस सत्ता में है, वहां पे भी उन्होंने होली के लिए यही कहा कि सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकते। दिल्ली सरकार ने भी ये कहा, और ये सरकार का कर्तव्य भी है, अपनी जनता को बीमारी से बचाने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए सरकार उठाने चाहिए, सरकार को उसकी जिम्मेवारी है। अब इन्होंने ये कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं है वो बेहतर नहीं है। हालांकि देखिए, मैं एक चीज जरूर स्पष्ट तौर पे यहाँ पे चाहता नहीं था, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा कि हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर है बनिस्बत पंजाब की पंजाब के। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अभी तक टोटल टेस्टिंग जो है, जो सैंपल्स लिए गए हैं वो आपने बताया 61 लाख, जबकि पंजाब में अब तक कितने सैंपल लिए गए हैं? मात्र 55 लाख। हरियाणा से कम सैंपल पंजाब के अंदर हुए। अब सुनिए, आगे इनको फिर चुप करवाइए भाई, इनको चुप करवाइए भाई, इनको फिर चुप करवाइए। ये अब इनको और परेशानी होगी, अब इनको और परेशानी होगी जो मैं बोलूंगा। गर्ग साहब अभी बोल लेंगे तो अपनी बारी में क्या बोलेंगे? गर्ग साहब अभी बोलेंगे तो अपनी बारी में क्या बोलेंगे? अपनी बारी का इंतजार कर लें, आपको समय दूंगा आराम से। प्रवीण जी की बातों का आराम से एक एक करके आप भी जवाब दीजिएगा, तब प्रवीण जी शांत बैठेंगे। लेकिन अभी आप शांत बैठे, थोड़ा सा देखिए, आज की तारीख थोड़ा सा धैर्य रखें। गर्ग साहब धैर्य रखें। एक तो वैसे भी देखिए नेटवर्क इश्यू की वजह से गर्ग साहब आपकी आवाज वैसे भी स्पष्ट नहीं आ रही है, ऑडियो आपकी बार बार ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा अगर आप धैर्यपूर्वक और आराम से स्टिल होकर के बैठेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से कह पाएंगे और जवाब भी दे पाएंगे। गर्ग साहब थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। सुने गर्ग साहब सुने, गर्ग साहब सुन ले। देखिए गर्ग साहब मजबूरी में, मुझे मजबूर मत करें, ठीक है? गर्ग साहब का ऑडियो डाउन करा जाए। प्रवीण जी बात कंप्लीट करें। देखिए दूसरी बात, अगर मैं पंजाब से हरियाणा का कंपेयर करता हूं, हरियाणा का रिकवरी रेट आज की तारीख में 96.77 है, जबकि पंजाब का रिकवरी रेट मात्र 88% है। हरियाणा का रिकवरी रेट 98% तक गया हुआ है, लेकिन आज की तारीख में नए केसेस आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं 96.77 और पंजाब का है 88। हरियाणा के अंदर अगर मृत्यु दर की बात करें तो मात्र 1.1% है, जबकि पंजाब का मृत्यु दर है 2.95, 3 गुना ज्यादा हरियाणा से। मैं केवल ये बातें इसलिए बता रहा हूं
कि हरियाणा सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए जो इंतजाम किए हैं, ये उनका नतीजा है कि हमारा रिकवरी रेट भी ज्यादा है, हमारी मृत्यु दर भी कम है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका जिक्र कर रहे थे कि साहब सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर व्यवस्था नहीं है। आयुष, मैंने आपकी चर्चा में पहले भी ये एग्जाम्पल दिया था, खुद का मेरा एग्जाम्पल है। मेरी पत्नी और मेरा बेटा संक्रमित हुए थे, पंचकुला हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट हुई थी और वो दोनों जो है बिल्कुल अपने टाइम पे और उन्होंने रिकवर किया था। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए निवेदन करूंगा गर्ग साहब से कि जब दीपेंद्र हुड्डा साहब पॉजिटिव हुए थे तो आपको उनको निवेदन करना चाहिए था। जब बलबीर सिद्धू जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पॉजिटिव हुए थे तो उनसे पूछना चाहिए था कि ये भय या बीमारी है। कम से कम आप जनता को इस तरह से गुमराह मत कीजिए। अब हो क्या रहा है, कोई भी नेता खड़ा होता है विपक्ष का, चाहे वो तथाकथित किसान नेता गुरनाम चन्नू है, स्टेज से ये बोल देते हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये तो सरकार का षड्यंत्र है। जब ऐसे लोग इस तरह से जनता को भ्रमित करते हैं, भोले वाली जनता को इस बारे में गुमराह करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि ये स्वास्थ्य का विषय है, ये किसी की जान और जिंदगी का विषय है। कम से कम इस पे राजनीति ना करें, जनता को बाकायदा गाइड करें, अपनी जिम्मेवारी निभाएं। आप भी सार्वजनिक जीवन में है, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, आप जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहे हैं, बताएं जनता को कि गाइडलाइन। चलिए मैं वजनदास गर्ग से इसका जवाब रखिए भाई। अब गर्ग साहब जवाब देंगे। गर्ग साहब ठीक है, आपका समय अब शुरू होता है। मेरे साथी प्रवीण जी ने कहा कि मैंने इलाज वहां पंचकुला में कराया, मुख्यमंत्री जी इलाज कहाँ करवाए थे ये पूछ लो। ये प्राइवेट से पूछ लेते, वो क्यों गए थे मेदांता में, दीपेंद्र से पूछ लेते एक बार। मैं कह रहा हूँ प्राइवेट में करवाया, हुड्डा ने भी प्राइवेट में करवाया। डॉक्टर की गाइडलाइन होती है, जो आपका डॉक्टर होता है वो आपको बताता है कि आपने कैसे चलना है। जब हमारी आवाज चलिए प्रवीण जी ये बीच में बोलते ठीक है, ठीक है, हम बोलते हैं तो ये बीच में नहीं ठीक है। गर्ग साहब शांत हैं, प्रवीण जी अपनी बात रखें। सुनो मेरी बात, प्रवीण जी शांत हैं, गर्ग साहब बात रखें। हुड्डा ने भी प्राइवेट में करवाया इलाज, मेरा भी कोरोना हुआ है, मैंने भी प्राइवेट में करवाया। भैया क्यों करवाया? सरकार में सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल इस शहर के अंदर एक, प्राइवेट हॉस्पिटल 1000, उसके अंदर भी ये फिर मतलब क्या है, मैंने अभी आपको हॉस्पिटल की संख्या बताई है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल पूरे हरियाणा में जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल 43 है जो डेडिकेटेड टू कोविड है। मैंने आपको बताया कि हेल्थ सेंटर जो है 181 टू कोविड है। आपको बताइए आप 1000 और एक ऐसे क्या फर्क करते हो भाई? अगर आपके पास कोई तथ्य। गर्ग साहब आपकी ऑडियो बार बार ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा धैर्य पूर्वक बोले, मुझे लग रहा है कि कुछ तकनीकी समस्या भी है, आपकी ऑडियो स्पष्ट भी नहीं आ रही। प्रवीण अत्रे जी बोल लेने दें, गर्ग साहब कंप्लीट करें। ठीक है, गर्ग साहब कंप्लीट करें। सरकारी जो मैंने स्पष्ट बात को तौर पर कहा, मैं अपनी बात से आज भी स्टैंड, मैं कहना चाहता हूं सरकारी हॉस्पिटल में मूल सुविधा नाम की कोई चीज नहीं, ना वेंटिलेटर वहां हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में है, ना सरकारी हॉस्पिटल मशीन है, ये कहते हैं ना तो अल्ट्रासाउंड तक नहीं है। क्या बात करते हैं लोग, प्राइवेट गर्ग साहब 6 साल पहले सभी सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर थे, सारी सुविधाएं थी, 5 स्टार सुविधाएं थी सारी सरकारी अस्पतालों के अंदर। आप ये बात मानते हो ना, पहले नहीं तो आज भी नहीं थी, ये बात आप एग्री कर रहे हो ना? अरे वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐड ऑन किया, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने उसके अंदर ऐड किया, लेकिन 10 साल में कितने सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर पहुंचाए आपने? और ये स्थिति क्यों बनी कि प्रदेश के बड़े नेताओं को प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ रहा है? इसके लिए क्या आपकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? जब आज सरकार की ये बात करते हैं, गर्ग साहब इसके लिए क्या जिम्मेदारी उन पार्टीज की नहीं होनी चाहिए जो इस प्रदेश के अंदर सत्ता चला रहे थे? एक सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं जहां पे प्रदेश का सबसे बड़े नेता जाके इलाज करा लें, मेदांता क्यों जाना पड़ता है? हालांकि है वो प्रदेश के अंदर ही, लेकिन प्राइवेट अस्पताल का रुख क्यों? ये सवाल आपसे भी होगा फिर। गर्ग साहब मुझे लगता है इस समय कोसने का टाइम नहीं है, इस समय आरोप लगाने का टाइम नहीं है। कोई अच्छा सुझाव है, कोई बात ऐसी जो कमी आपको दिखती है तो वो आप इंगित कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से कोरोना भाग जाएगा क्या? कोरोना नहीं, कम से कम कोरोना की डिबेट में तो आप लोग इस तरीके से ना किया करें। मैं पहले भी कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूं। ठीक है, मुझे यहाँ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ डॉक्टर से भी समझेंगे, RWF के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आएंगे।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज कोरोना पे बड़ी बहस में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उस चर्चा को यहीं से और आगे बढ़ाते हैं। राजकुमार यादव जी, मैं आपके पास वापस आ जाता हूं। मुझे ये बताइए, चूंकि होली है और निस्संदेह होली में जो बहुत सारे त्योहार हैं सोसाइटीज के अंदर हम लोग देखते हैं कि गेट टुगेदर होकर के मनाए जाते हैं, उसको लेकर के अब जो नई गाइडलाइंस हैं, तैयारियां आप लोगों की क्या हैं और कैसे उसको सही तरीके से आप लोग फॉलो करवा पाएंगे? क्योंकि होली वाले दिन हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत कुछ ऐसे हैं जो मानने के लिए तैयार होते नहीं, क्योंकि त्योहार का रंग ऐसा होता है कि लोग उस चीज को जानते समझते हुए भी अवॉइड करते हैं। तैयारियां हैं क्या वो मुकम्मल? हमने स्ट्रिक्टली डिसीजन लिया है कि इस बार हम होली नहीं मनाएंगे। ओपनली जो अपना पब्लिक प्लेस में होली का प्रोग्राम है हमने सारे कैंसिल कर दिए। दूसरा देखिए, चलिए राजकुमार जी से लगता है मेरा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर रविकांत जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। डॉक्टर रविकांत जी, मुझे बताएं, चूंकि अभी आप ये कह रहे थे क्योंकि ये म्यूटेट होने की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हाइक है वो केसेस में हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो जिस तरीके से ये म्यूटेट हो रहा है या ये जो हाइक है वो हम लोग को दिख रहा है, तो क्या कुछ नए चैलेंजेस के तौर पर इसको आप देखते हैं? और अगर नया चैलेंज है तो क्या नए तरीके से सोचने की जरूरत है या कुछ नई रणनीति या कुछ नई टैक्टिक्स लगाने की यहाँ पर जरूरत आप पाते हैं, या जो पुराना हमारा प्लान था या जिस तरीके से अभी चल रहा था उसी को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना देखते हैं? कैसे इसको रोका जाए, ये एक बड़ा सवाल है अभी भी। डॉक्टर रविकांत जी, गाइडलाइंस तो वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि वो अपने नए रूप में आ गया है, और नए रूप में आने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, आपको अपनी इम्यूनिटी एनहांस करनी पड़ेगी। और अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है तो वो वैसे भी काफी कंट्रोल में है। मगर पब्लिक को ये थोड़ा समझना होगा कि जो गाइडलाइंस बताई है सरकार ने, उन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वैसे अब जो नया म्यूटेशन आया है वो डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर रहा है। पहले आपके लंग में पानी भर जाता था, अब क्या हो रहा है कि और डिफरेंट चीजें आनी शुरू हो गई हैं, दूसरे ऑर्गन को ये इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि म्यूटेशन क्या होता है, वो पूरा चेंज हो जाता है, वायरस का रूप भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए अभी हमें थोड़ी सी ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि जो ओरिजिनल वायरस है उससे लड़ना इजी होता है, और जो म्यूटेशन जब हो जाता है तो उससे लड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारी बॉडी को भी, और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है और जो गवर्नमेंट है, जो मेडिकल फैटर्निटी को बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अब ज्यादा सावधानी रखनी है हमको। और जैसे होली में गैदरिंग है, ये सारी चीजें उसको अवॉइड करके अपनी फैमिली में बस मनाएं, सूखी होली मनाएं, ज्यादा गीला पानी यूज ना करें, क्योंकि गीली होली से भी थोड़ा सा क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन जाती है। अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखें तो परेशानी, क्योंकि थोड़ा लंबा चलेगा। अभी तो म्यूटेशन कितने म्यूटेशन आते हैं इसके बड़ा मुश्किल है ये कहना। तो सबसे बड़ी है कि इसमें कम करें और सावधानी रखें, अपना इम्यूनिटी लेवल आप रखें, क्योंकि त्योहार तो हर वर्ष आते हैं। अगले साल भी होली आएगी, आप स्वस्थ हैं तो आप होली खेल पाएंगे, और अस्वस्थ है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गवर्नमेंट अपनी जगह सही कार्य कर रही है, तो सारा वैक्सीनेशन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, मगर अपनी इम्यूनिटी की भी थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। चलिए राजकुमार जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट होने के नाते ये एक बड़ा चैलेंज तो जरूर है, क्योंकि होली का त्योहार लोग मनाना चाहते हैं और एक साथ मिलकर के धूमधाम के साथ बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, उन सब के बीच में जो प्रोटोकॉल हैं या जो गाइडलाइंस है वो पालन करवाना एक बड़ी चुनौती है। राजकुमार यादव जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन हम लोग डिसीजन ले चुके हैं सर। हम जो है जितने भी सार्वजनिक प्रोग्राम है सब कैंसिल कर चुके हैं। हमारे यहाँ से सोसाइटी के अंदर सिर्फ होली पूजन का प्रोग्राम होगा, वो भी जो हम वॉलंटरी हम लोग काम कर रहे हैं, डिस्टेंस बना के उसका प्रोग्राम किया जाएगा। खेलने वाली होली बिल्कुल ही बैन कर दी गई है। जितने भी पार्क वगैरह है जो हमारे जहाँ पे प्रोग्राम्स बनते थे वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। लोगों को मैसेज दे चुके हैं हम, अभी सर्कुलर के द्वारा अभी कल से मैसेज दे देंगे। डॉक्टर साहब वाली बात सही है कि अगर हम जिंदा रहेंगे तभी नेक्स्ट होली देख सकेंगे। हमें अपने परिवार का अपना ख्याल रखना है। और मैं तो एक चीज और कहूंगा कि थोड़ा सा प्रशासन लापरवाह हो चुका है, उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे कंटिन्यू सोसाइटियों में जो है अपना कोविड चेक लगा था वो अभी बंद हो रहा है बिल्कुल ही। उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को जो अभी कोविड वैक्सीन ड्राइव चल रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए। जिन लोगों का नंबर आए उनको इंजेक्शन लगवाने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और हमें जितना भी भीड़ भाड़ वाले से बचना चाहिए। और मैं तो एक चीज कहूंगा कि हम जो बहस कर रहे हैं वो बहस क्या, हमें अपना एक ये होना चाहिए कि हम आपस में सलाह करें कि लोगों को समझाएं कि कैसे वो करें। ये नहीं कि दोनों पार्टी आपस में झगड़ने लग जाए, वो तो अच्छा नहीं लगता। मैसेज लोगों के पास ये जाए कि हम सब लोग मिलकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं, और अगर लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा।
प्रवीण जी, पिछली बार तो चूंकि हम लोगों ने लॉकडाउन देख लिया, लॉकडाउन लगा तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान था, लेकिन अभी तो सारी चीजों को पैरेलल आपको चलाना है। एक तो आपको इकोनॉमी भी देखनी है, लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे, और साथ में लोग ये जानते हुए भी कि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको आपको ये फॉलो करवाना है। क्या एक नए चैलेंज के तौर पर इसको अब आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब तो दोनों एक्टिविटी साथ करनी है आपको? प्रवीण जी, देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा। हरियाणा की मनोहर सरकार बड़ी मैच्योर सरकार है और इस सरकार ने इस वायरस के दौरान इस बात को अपने काम से साबित भी किया है। ये सरकार अपनी जिम्मेवारी को बहुत बेहतर समझती है। जो बात आपने कही कि लॉकडाउन से कुछ समस्याएं भी पैदा हुई, आर्थिक गतिविधियों के ऊपर असर पड़ा, इसीलिए सरकार ने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि हम इस वायरस को, देखिए एक तो होता है प्रदेश की जनता के अंदर जागरूकता, प्रदेश की जनता भी अपनी जिम्मेवारी को समझे, वो जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करे, मास्क लगाए, सैनिटाइज करे, और उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। उदाहरण के तौर पर 2-3 बातें कहूंगा। देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस वक्त ये कोविड की महामारी पूरी दुनिया में शुरू हुई थी, उस वक्त टेस्टिंग का खास तौर पे बहुत बड़ा इशू था। हमें सैंपल पुणे भेजना पड़ता था, यहाँ पे वो सुविधा नहीं थी। लेकिन आपको जान के खुशी होगी आयुष कि आज हरियाणा के अंदर 65,900 टेस्टिंग पर डे ये कैपेसिटी बन चुकी है हरियाणा प्रदेश की। और मैं यहाँ तुलना केवल इस वजह से नहीं कर रहा हूं कि मुझे कांग्रेस को नीचा दिखाना है, मुझे केवल ये बताना है कि मनोहर सरकार कैसा काम कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने आज ही ये घोषणा की कि हमारी पर डे कैपेसिटी 40,000 है, जबकि हम 65,900 की कैपेसिटी के ऊपर बैठे हैं। ये मैं बता रहा हूं कि सरकार कितनी जिम्मेवार है। देखिए राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें, पहले मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाऊंगा। मैं यहाँ पे एक उदाहरण और दूंगा कि सरकार की जिम्मेवारी किस कदर है। जॉन यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर, वहां के जो हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं उनसे यह सवाल पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि क्या वजह है अमेरिका के कंपैरिजन में हिंदुस्तान का डेथ रेट कम है, रिकवरी रेट ज्यादा है। तो उनका जवाब यह था कि हिंदुस्तान की सरकार ने अपनी जिम्मेवारी को ज्यादा बेहतर समझा। जो उन्होंने पहली लाइन बोली, यहां पे मैं उस लाइन को कोट कर रहा हूं और मैं उनका नाम भी बताऊंगा, उनका नाम है जीनू दास। आप चाहे तो क्रॉस चेक कीजिएगा। तो जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की, हमारी सरकार की प्रशंसा इस स्तर पे होती है, तो मेरा केवल अपने विरोधी मित्रों से यह कहना है कि आपकी जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि आप भी सार्वजनिक जीवन में हो, आप एक राजनीतिक दल हो। आपका भी कर्तव्य है कि आप जनता को जागरूक करें, आप जनता को बताएं। और जनता को नहीं बता सकते, जनता आपकी नहीं सुनती, तो कम से कम अपने कार्यकर्ता को ही बताएं कि कोविड की जो एसओपी है उसको फॉलो करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें। इससे जो है प्रदेश की जनता जो है उसको फायदा होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल मैं और दूंगा। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी बाकायदा जो उनके पब्लिक हेल्थ केयर रिसर्चर है जेनवी फर्नांडीज, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार का कोविड क्षेत्र के अंदर किए गए काम की प्रशंसा की। और आप भी जानते हैं WHO ने भारत सरकार की प्रशंसा की, जिस तरह से वैक्सीन को भारत सरकार ने न केवल अपने नागरिकों के लिए, आसपास के कुछ कंट्रीज जो है उनको भी उपलब्ध करवाई। तो कहीं ना कहीं हमारे विपक्षी मित्रों को इन बातों को समझना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जितना प्रचार प्रसार हो सके जनता के बीच में प्रचार प्रसार करें कि भाई कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, अपने हाथ धोते रहें। इन चीजों का प्रचार करने की जरूरत है, ना कि राजनीति करने की जरूरत है। गर्ग साहब, लोगों को अवेयर करने के लिए या लोगों को केवल इतना बताने में तो मुझे लगता है कि इसमें कोई पार्टी विशेष का कोई योगदान नहीं है। आप ये तो कह ही सकते हैं ना कि हाँ चलिए ठीक है भाई, लोग वैक्सीन लगवा लो, या लोग प्रॉपर जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन है उनका पालन कर लें। आप लोगों को भी तो इतने सारे जनता है जो जानती है, चाहती है, आप लोग के फॉलोवर्स भी हैं भाई, उनको क्यों नहीं कहते हैं आप लोग? सिर्फ जिम्मेदारी लोगों को जागरूक करने की सत्ता पक्ष की है। आयुष जी, मैं प्रवीण जी की बात पर सहमत हूँ कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी सरकारी गाइडलाइन देती है उसका पालना करनी चाहिए। और जहां तक कोरोना महामारी का समय का आप टाइम देख लो, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जनता की सेवा के अंदर जुटा हुआ था, रात दिन। जो हमसे बना, जो हमारी ड्यूटी भी है, हमारा फर्ज भी है, हमने किया। मैं तो सरकार को ये बताना चाहता हूँ, हमारे साथी को, कि हॉस्पिटलों में हर प्रकार की मूलभूत सुविधा सरकार को देनी चाहिए। जहां तक मशीन का सवाल है, MRI का मामला है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, ये मशीनें वहां लगनी चाहिए।
यहाँ मास्क की बात आपने कही, सैनिटाइज की बात कही, भाई वो तो जनता भी बांट रही है, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता भी बांट रहे हैं, भाजपा के भी लोग बांट रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक सामाजिक बात है। सामाजिक बात के लिए कांग्रेस पार्टी भी हर एक देश की जनता, प्रदेश की जनता सरकार के साथ है, इसमें कोई दो राय। बहुत तकलीफ इस बात की है, ये कहते भी कांग्रेस पार्टी की अगर जनता नहीं सुनती तो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही समझाए। मैं प्रवीण भाई बताना चाहता हूं, आप फील्ड के अंदर जाके देखोगे, भारतीय जनता पार्टी की लोग सुने ना सुने, हमारी लोग सुनते हैं। हम कभी भी कच्ची बात, गलत बात नहीं कहते, हम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करते। कोरोना का मामला है, कोरोना किसी के भी हो सकता है, हमारे भी हो सकता है, मेरे परिवार, मेरे बच्चे के भी हो सकता है। ये एक बीमारी है, इससे बचने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए गर्ग साहब, मैं तो ये कहूंगा कि भाई कोरोना किसी को ना हो, सब लोग गाइडलाइंस का पालन करते रहे और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है अगर उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट होता रहे और उसको हम लोग भी फॉलो करें तो किसी को कोरोना नहीं होगा। लेकिन अब चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर से आपसे यही अपील करेगा कि अगर कोरोना से बचना है तो कोविड गाइडलाइंस का पालन आप जरूर करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, तभी इस बीमारी से आप और हम सुरक्षित रह सकते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।